हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे एनवायरमेंटल इश्यूज की जितनी भी डेट्स हैं उनको अच्छे से याद करने की कोशिश करेंगे। और इसमें मैंने जो भी लर्न करने वाली चीजें हैं वो भी इसमें इंक्लूड करी हैं ताकि आप इकट्ठा जो भी चीजें हैं इस चैप्टर में वो याद कर सको। ठीक है, इसमें नीट में डायरेक्टली क्वेश्चंस आते हैं। आपने इस बार नीट 2023 में भी देखा होगा, यहाँ पे क्वेश्चन आया था, ओजोन वाला क्वेश्चन आया था, उस पर बेस्ड क्वेश्चन आया था। और अब भी चांसेस हैं कि नीट 2024 में भी डेट के ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन जरूर आए। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने इनको सीक्वेंस में लिखा है ताकि आपको याद करने में आसानी हो। सबसे पहले है 1974 के अंदर वाटर प्रिवेंशन एक्ट आया था। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे आपने सिंपली याद करना है कि वाटर प्रिवेंशन एक्ट कहाँ आया था, कब आया था, 1974 के अंदर। 1981 में, अब ये लाइन से याद करो, 1981 में क्या आया था, एयर पोल्यूशन एक्ट आया था, एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट आया था। 1986 के अंदर, इसके 5 साल बाद आया था इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारी एक एक डेट याद होनी है आपको। 1987 के अंदर आया था नॉइज पोल्यूशन एक्ट। फिर आया था 1988 के अंदर। अभी जो नॉइज पोल्यूशन एक्ट है ये एयर पोल्यूशन का ही एक पार्ट है, मतलब पहले एयर पोल्यूशन एक्ट जो था उसी के अंदर ये जो नॉइज पोल्यूशन है वो ऐड कर दिया गया था। फिर आता है 1988 के अंदर नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी आई थी। और फिर है 1989 के अंदर, देखिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है वो 1987 में ही कर दिया गया था, बट ये जो है एक्शन, इसके ऊपर जो एक्शन स्टार्ट हुआ था वो 1989 में हुआ था। तो ये याद रखना है, बिल्कुल आप सीक्वेंस में याद करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से याद रहेगा। उसके बाद आता है ये है 1731 के अंदर, ये बिश्नोई कम्युनिटी वाला जो इवेंट हुआ था वो हुआ था 1731 में। एनसीईआरटी में गिवन है कि बिश्नोई कम्युनिटी ने क्या किया था, सेव किया था ट्रीज को, और इसीलिए उनका ये कंट्रीब्यूशन लिखा गया है। ठीक है, अमृता देवी बिश्नोई अवार्ड भी मिलता है जिन लोगों ने अभी कुछ किया है फॉरेस्ट को बचाने के लिए। ठीक है, फिर आता है 1980 के अंदर नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी। नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1980s के अंदर आई थी और आपको ये याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। ठीक है, फिर आता है सीपीसीबी। इसकी फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, विच इज सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। और इसमें जो पर्टिकुलेट मैटर जिसका डायमीटर है लेस देन 2.5 माइक्रोमीटर, वो क्या होते हैं, ज्यादा हार्मफुल होते हैं देन द बिगर पार्टिकल्स। जो बड़े पार्टिकल्स हैं उनसे ज्यादा हार्मफुल हैं छोटे पार्टिकल्स जिनका डायमीटर 0.25 माइक्रोमीटर से भी कम है या फिर इतना है। ठीक है, अब जो जेट प्लेन्स हैं उनकी जो वॉइस है वो काफी ज्यादा होती है, 150 डेसिबल्स तक हो सकती है। याद रखना होता है यूनिट ऑफ, हम जब मेजर करते हैं साउंड को तो किस यूनिट पे करते हैं, डेसिबल यूनिट पे करते हैं, याद होना चाहिए आपको ये। दिल्ली रैंक्ड फोर्थ इन द मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज। जो 1990s है उसके अंदर दिल्ली की फोर्थ पोजीशन आई थी। 41 जो कंट्रीज थी उनकी रेटिंग थी, उसके अंदर फोर्थ मोस्ट पोल्यूटेड कंट्री निकली थी हमारी दिल्ली। और इसीलिए पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन विच इज पीआईएल फायर क्या वो ये डाली गई थी इन द सुप्रीम कोर्ट, ताकि जो है हम यूज कर सके सीएनजी 2002 तक ये लागू किए गए थे और बहुत सारी चीजें दिल्ली में चेंज हुई थी इसके वजह से। अब आता है BS3 यानी कि भारत स्टेज 3। ये जो है कुछ तरीके हैं मेजर करने के और उनके रूल्स को बनाने के लिए। तो सल्फर जो है, सल्फर की अमाउंट डीजल्स के अंदर पहले पाई जाती थी 350 ppm, इंपॉर्टेंट है, याद होना चाहिए। पेट्रोल है, पेट्रोल में 150 ppm, और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का जो कंटेंट है वो 42% पाया जाता था भारत स्टेज 3 के अकॉर्डिंग। और अब हमारा गोल है कि हम कितना उसको लेकर आए ताकि जो हम पोल्यूशन को कम कर सकें। जो डीजल एंड पेट्रोल के अंदर जो है सल्फर की अमाउंट होनी चाहिए 50 ppm, और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होना चाहिए 35%। ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद होना चाहिए। ठीक है, फिर है हैवी मेटल्स। हैवी मेटल्स क्या होते हैं, जिनकी डेंसिटी होती है ज्यादा, 5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब से ज्यादा जिसकी डेंसिटी होती है उसे हम हाइयर या फिर हैवी मेटल्स के अंदर उसको इंक्लूड करते हैं। इसका एग्जांपल है मर्क्यूरी, कैडमियम एंड कॉपर। ठीक है, और लीड भी इसका एग्जांपल है। फिर आता है डीडीटी। डीडीटी क्या होता है, फर्टिलाइजर होता है। और ये जो है जो सबसे लोअर ट्रॉपिक लेवल है वहां पे मिलता है इतना, कितना, 0.003 ppb यानी पार्ट्स पर बिलियन। और जब तक ये हाई ट्रॉफिक लेवल में जाता है, मतलब देखो जैसे कोई भी चीज हमने खाई उसके बाद उसके बड़े ट्रॉफिक लेवल ने खाई, उसके बाद उससे भी बड़े ट्रॉफिक लेवल ने खाई, तो ये जो है ना ये अमाउंट ये बढ़ती जाती है क्योंकि ये बायोमैग्निफिकेशन होती है यहाँ पे। क्योंकि डीडीटी जो है वो क्या है, ये डिग्रेड नहीं होता है हमारी बॉडी में, ये बढ़ता ही जाता है। तो जैसे जैसे हाई ट्रॉफिक लेवल में जाएंगे तो ये इतना हाई अमाउंट में हो जाएगा। और ये जो बर्ड्स हैं उनके अंदर 25 ppm मिलता है।
और इसी वजह से अंडे जो हैं उनके खराब हो जाते हैं, कैल्शियम की कमी हो जाती है और वो अंडे टूटने लगते हैं। तो ये जो है एक गलत चीज़ है, डीडीटी की वजह से बर्ड्स को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा है, ठीक है? फिर है एवरेज टेम्परेचर। अगर यहाँ पे ग्रीन हाउस अफेक्ट ना होता अर्थ के ऊपर तो एवरेज टेम्परेचर कितना होता? -18 डिग्री। और अब जो है हमारी अर्थ का जो एवरेज टेम्परेचर है वो है 15 डिग्री सेल्सियस। ये एवरेज टेम्परेचर है पूरी अर्थ का। और अब जो है 0.6 डिग्री से जो है हमारा अर्थ का टेम्परेचर जो है एवरेज टेम्परेचर बढ़ रहा है। और ये आप ये ना मानिएगा कि 0.6 डिग्री बहुत छोटा सा नंबर है, नहीं, बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि हमारी अर्थ बहुत बड़ी है और उसका एवरेज टेम्परेचर कैलकुलेट करना बड़ी चीज है। तो 0.6 डिग्री सेल्सियस भी इंक्रीज हो रहा है, तो ये काफी ज्यादा इंक्रीज है एवरेज टेम्परेचर में अर्थ के, क्योंकि हम खराब करें इन चीजों को। फिर आता है थिकनेस ऑफ ओजोन। ये किसमें मेजर करते हैं? डॉप्सन यूनिट में मेजर करते हैं। ऊपर वाला डेसिबल, ये वाला डॉप्सन याद रखना है। अब ये देखिए, ये वाला चार्ट जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें 60 जो है सबसे ज्यादा 60% जो है ग्रीन हाउस इफेक्ट का जो कंट्रीब्यूशन है वो कार्बन डाइऑक्साइड करता है। उसके बाद आता है मीथेन, मीथेन करता है 20%। फिर आता है CFCs 14% एंड N2 यानी कि नाइट्रिक ऑक्साइड, ये क्या करता है? 6% कंट्रीब्यूट करता है। और एक और चीज आपको याद होनी चाहिए, वो ये है कि जैसे आपको याद रखना है, ऐसे मस्त से याद रख लेना, MST। ये होती है ट्रोपोस्फेयर, ये होती है स्ट्रेटोस्फेयर। तो स्ट्रेटोस्फेयर में हमारे पास ओजोन लेयर मिलती है, ठीक है? तो हमसे पूछा जा सकता है बैड ओजोन क्या होती है? जो ट्रोपोस्फेयर में मिलेगी, यानी जो ओजोन लेयर ट्रोपोस्फेयर में मिलती है उसे हम बैड ओजोन बोलते हैं। और जो मिलती है हमें स्ट्रेटोस्फेयर में उसे हम गुड ओजोन बोलते हैं, क्योंकि ओरिजिनली यहीं पाई जाती है। अगर ये यहाँ तक पेनिट्रेट करती है, ट्रोपोस्फेयर में पेनिट्रेट करती है, तो ये क्या हो जाएगी? बैड ओजोन हो जाएगी। ऐसे याद रख लेना, ये लेयर्स होती हैं। लेयर्स ये हमारे अर्थ के सबसे करीब कौन सी होती है? ट्रोपोस्फेयर होती है, उसके बाद स्ट्रेटोस्फेयर होती है, ठीक है? अभी ये आपको मैंने बता दिया, इसमें ये सारी चीजें याद करने वाली थी, अच्छे से याद करें। थैंक यू सो मच एंड कंसीडर सब्सक्राइबिंग।